हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सेल्फ एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है आज के इस करंट अफेयर के सेशन में। और ये करंट अफेयर आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स के या फिर आप मध्य प्रदेश के पीएससी के एग्ज़ाम में अटेंड कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व रेड क्रॉस दिवस यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस दिन मनाया जाता है। तो हम किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, 10 जनवरी, 12 मार्च, 8 मई या 20 अगस्त। तो विश्व रेड क्रॉस जो दिवस है कब मनाया जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है, वह है ऑप्शन सी यानी कि 8 मई को। अब जानेंगे इसको संक्षेप में। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है हर साल 8 मई को मनाया जाता है। यह रेड क्रॉस दिवस अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति यानी कि जो हमारी इंटरनेशनल की एक समिति है, जिसे ICRC भी कह के संस्थापक है हेनरी डुनेंट की, उनकी जयंती के याद में हम इसको मनाते हैं। और जो पहला हमारा रेड क्रॉस दिवस मनाया गया था वो 1948 में मनाया गया था। यह लोगों की पीड़ा यानी कि उनको जो परेशानी या उनको जो कष्ट था उसके और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने यानी कि उनको एक हेल्पफुल और एक मतलब कि जो सम्मानजनक जीवन है सक्षम बनाने के लिए हर साल इसको मनाते हैं। रेड क्रॉस जो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दुनिया भर में वर्तमान में स्वतंत्रता, मानवता, निष्पक्षता, सार्वभौमिकता, एकता, तटस्थता के साथ लोगों की मदद करके मनाया जाता है। अब आपको इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है जो कब से मनाना स्टार्ट होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, 1948 से। और ये किस विषय पर बनाया जाता है, यदि आपको आंसर राइटिंग में पूछा गया तो ये जो है जो रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में स्वतंत्रता के विषय में, मानवता के लिए, निष्पक्षता के लिए, सार्वभौमिकता और यूनिटी यानी कि एकता के लिए और तटस्थता के साथ लोगों की मदद करने के लिए मनाया जाता है। तो ये था वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में मंकी पॉक्स से दूसरे मामले की पुष्टि होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। तो किस देश में है जहाँ पे मंकी पॉक्स से दूसरे मामले की पुष्टि होने के बाद एक तरह से हड़कंप मचा। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला इंडिया, चीन, पाकिस्तान और ब्रिटेन। मंकी पॉक्स जो कि एक वायरस है जो इसकी पुष्टि हो चुकी है, ये दूसरा मामला इसका मिल चुका है, तो उससे जो क्या है वहाँ की जो हेल्थ से रिलेटेड है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हल्ला हो चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ब्रिटेन। यानी कि ब्रिटेन में मंकी पॉक्स से दूसरे मामले की पुष्टि होने के बाद वहाँ पे एकदम से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह जो बीमारी है वो चूहे यानी कि रैट और मंकी जैसे संक्रमित जीवों से मनुष्य में फैलती है, यानी कि एक दूसरे से फैलती है जानवरों से इंसानों में। ब्रिटेन की जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं यानी कि हेल्थ ऑफिसर हैं, उनके अनुसार संक्रमित व्यक्ति हाल ही में नाइजीरिया से आया, यानी कि जो वहाँ पे जो मिला है जो पेशेंट है वो कहाँ से आया, जो नाइजीरिया से आया। ऐसे में आशंका है कि मरीज को मंकी पॉक्स का संक्रमण उसी देश में हुआ है। मंकी पॉक्स भी एक दुर्लभ बीमारी है जो स्मॉल पॉक्स या छोटी माता की तरह है। आपसे पूछा जाता है मंकी पॉक्स किससे रिलेटेड है, तो मंकी पॉक्स जो है स्मॉल पॉक्स जिसे हम छोटी माता कहते हैं। ओके, तो ये इसका राइट आंसर। और ये कहाँ से मिली है, तो ये जो पेशेंट है वो पाया गया तो है ब्रिटेन में, लेकिन ये ट्रैवल करके आया कहाँ से, नाइजीरिया से। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ब्रिटेन होगा। तो ब्रिटेन में क्योंकि इसका दूसरा केस मिला है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, गृह मंत्रालय ने आने वाले महीनों में देश में अपनी वाणिज्यिक सेवा फिर से शुरू करने के लिए किस एयरलाइंस को सुरक्षा मंजूरी यानी सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी है। किसको दी है, गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री ने। तो आपकी एयरवेज की जो ऑप्शन है पहले हैं जेट एयरवेज, एयर इंडिया, स्पाइस जेट या विस्तारा। यानी कि फिर से शुरू मतलब कि अभी ये कुछ समय के लिए बंद थी, ये आपके लिए हिंट है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए यानी कि जेट एयरवेज। यानी कि जेट एयरवेज गृह मंत्रालय ने आने वाले महीनों में देश में अपनी वाणिज्यिक सेवा फिर से शुरू करने हेतु जेट एयरवेज को सुरक्षा मंजूरी यानी सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी है। बता दें कि सुरक्षा मंजूरी जेट एयरवेज के प्रबंधन, नियंत्रण एवं शेयर धारिता पैटर्न में प्रस्तावित बदलाव के मद्देनज़र दी गई है।
जेट एयरवेज यानी कि 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इन पे किस पे इसको रोका गया था? इस पे जो मेन पॉइंट था वो था 11,000 करोड़ का कर्ज था। इसकी वजह से कंपनी में आर्थिक यानी इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हुआ की गई थी, और जिसके जो संचालन है वो 17 अप्रैल से अस्थायी रूप से बंद थी। ओके, तो जेट एयरवेज को फिर से स्टार्ट किया गया है, और इसका क्लियरेंस किसने दिया है? होम मिनिस्ट्री ने दिया, और किसको लेके? सिक्योरिटी को लेके। ओके, सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए मई और अगस्त के दूसरे रविवार को, सेकंड ऑप्शन है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार, सी ऑप्शन है मार्च और अक्टूबर के दूसरे सोमवार को, या डी ऑप्शन जनवरी और अक्टूबर के दूसरे मंगलवार को। तो जो विश्व प्रवासी जो पक्षी दिवस है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, किस दिन मनाया जाता है? जो इसका हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। जी हाँ, यानी कि मई और अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को। तो मई अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को हम विश्व वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाते हैं। और ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है, जो प्रवासी पक्षियों के बारे में हमें जागरूकता यानी कि अवेयरनेस बढ़ाना है। यह प्रवासी पक्षियों के आवास यानी कि उनके जो रहने के स्थान है, विशेष रूप से आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करना है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2006 में, आपसे पूछा जा सकता है कि इसको कब से मनाना स्टार्ट होगा, तो विश्व प्रवासी दिवस है वो हम 2006 से मनाते आ रहे हैं। ओके, यानी 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। तो विश्व जो प्रवासी पक्षी दिवस है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, मैरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है? तो कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी बिहार, सी पंजाब, या फिर सी तमिलनाडु। तो मैरकॉम की इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक है जो इंडिया का पहला स्टेट बन चुका है जिसने बड़े स्तर पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया, यानी इसका जो लेवल था उसको उन्होंने क्या क्रॉस किया। तो कौन सा स्टेट है? तो ये हमारा कौन सा? ए राजस्थान, जहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री अशोक गहलोत जी हैं। यानी कि मैरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट के ट्रैकर के अनुसार राजस्थान जो है देश का फर्स्ट स्टेट बन चुका है जिसने 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है। अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी की जो बिजली क्षमता का जो है 55% योगदान देती है, जबकि तापीय जो थर्मल एनर्जी होती है वो 43% देती है, और न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो 2% इसमें योगदान करती है। राजस्थान में जो सौर में जो सोलर जो एनर्जी है, जो बिजली क्षमता के मिश्रण को 36% और रिन्यूएबल सोर्सेस को 64% का इसमें पार्टिसिपेंट यानी यहाँ की हिस्सा होता है। ओके, राजस्थान जो कि टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस स्टेट भी है इंडिया का। किस राज्य की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीव हाला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य ने शुरू की है जो जेलों में सजा काट रहे हैं जो उनके कैदी हैं उनके लिए? तो आपके ऑप्शन है ए बिहार, सी पंजाब, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र, या फिर डी झारखंड। तो जीव हाला जो स्कीम है वो हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेके आई है। ओके, महाराष्ट्र की जेल विभाग द्वारा महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे हैं यानी कि जो कैदी हैं उनके लिए आई ही ये योजना है जीव हाला। यह भारत के कैदियों के लिए शुरू की गई है। यह अपनी तरह की पहली योजना है। यह योजना मुख्य रूप से उन सभी सजा याफ्ता कैदियों के लिए शुरू की गई है जो 3 साल से अधिक, आपसे क्राइटेरिया भी पूछ सकता है आंसर राइटिंग के से संबंध में, 3 साल से अधिक जो सज़ा काट रहे हैं। बता दें अधिकांश कैदी अपनी परिवार के अकेले कमाने वाले होते हैं, यानी कि उनके मैक्सिमम जो कैदी होते हैं वो अपनी फैमिली के मेन होते हैं, मतलब कि जो कमाई का जरिया सिर्फ वही करते हैं। तो उन्हें कैद में रखने के कारण उनके परिवारों के पास कोई आय का स्रोत नहीं, यानी उनके पास जो उनकी इकनॉमी है तो कोई स्रोत तो है नहीं, इसलिए यह ऋण जो है कैद से कैदियों के परिवारों को कैदियों के नाम पर जारी किया जाएगा। ओके, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने कदम उठाया किसने? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। किस राज्य में भारत के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? कहाँ किया गया है?
आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी बिहार, सी तमिलनाडु या डी कर्नाटका। तो किस राज्य के जो पहले ग्रीन फील्ड ग्रीन आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन बी। जी हाँ, क्या है इसका? बिहार। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा बिहार में भारत के पहले ग्रीन फील्ड ग्रीन अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई है, जो एक शून्य तरल निर्वहन जेएलडी संयंत्र है। किसके द्वारा की गई है? जो ये ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ओके, जो तरल पदार्थ अपशिष्ट को समाप्त कर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करता है। जो इसके जो तरल पदार्थ होते हैं, ऑयल्स जो होते हैं, उनको समाप्त करके और इनकी जल उपयोग यानी कि जो वाटर हम जिसका यूज़ कर सकते हैं उसके लिए 15 एकड़ भूमि पर बनाया गया है, और जो प्रतिदिन 150 टन मक्का और चावल का उपयोग करके प्रतिदिन 65,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन करेगा। जो 150 टन मक्का होगा और कुछ चावल होंगे जो आपको 65,000 लीटर इथेनॉल का क्या करेंगे, ये उत्पादन करेगा। तो काफ़ी अच्छा जो है बिहार गवर्नमेंट ने लेके आए। इससे जो है हमारी जो बिहारी लोग हैं उनको क्या एक तरह से रोजगार मिलेगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीज आरोपण का यानी कि DSR को विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ कितने रुपए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। तो यानी ये किसानों के लिए एक अच्छी स्कीम लेके आए हैं। जो किसान जो चावल के प्रत्यक्ष बीज आरोपण का जो विकल्प चुनते हैं तो उनको कुछ राशि उनके प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी पंजाब सरकार के द्वारा। तो वो राशि कितनी है? आपके ऑप्शन है 2500, 3200, 1500 या 4200, ABCD। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? इसका हमारा जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 1500 रुपये। जो भगवत मान की सरकार है यानी कि पंजाब गवर्नमेंट उनको इतनी राशि देगी, 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि। राज्य में वर्ष 2021 में कुल धान या चावल जो क्षेत्र 18% है, यानी 5.62 लाख हेक्टेयर जो है DSR के तहत था, जबकि सरकार ने इसके तहत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाने का लक्ष्य रखा। यानी उनका उद्देश्य कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जो धान की खेती को करें। तो ये गवर्नमेंट का जो मोटिव है उसके लिए उन्होंने 1500 रुपये की योजना उनके लिए लाई है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितनी सीटों का प्रस्ताव किया? जो विधानसभा की सीट हैं उनके लिए उन्होंने एक परिसीमन लाए थे, उन्होंने कुछ सीटें डिसाइड की हैं। तो वो सीटें कितनी हैं? तो इसका ऑप्शन है A 43, B 47, C 45 या D 40। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 43 सीटें हैं जो परिसीमन आयोग लेके आया है। डिटेल में जानेंगे इसको। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने पहली बार जम्मू कश्मीर के सभी 5 संसदीय क्षेत्रों में समान संख्या में विधानसभा क्षेत्र रखने की सिफारिश की है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अंतिम रिपोर्ट उन्होंने यानी कि लास्ट रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री को सौंप दी है। जम्मू कश्मीर जो विधानसभा क्षेत्रों में परिसीमन की जो प्रक्रिया पूरी होने से यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी होगी। इससे यहाँ की जो कुल सीटें हैं वो कितनी हो जाएंगी? 90 हो जाएंगी। लेकिन जम्मू में 43 सीटें रहेंगी और कश्मीर में हमारी कितनी? 47 सीटें होंगी। तो विधायी निकाय वाले जो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र की जो सीमा तय करने की जो प्रक्रिया है क्या परिसीमन कहलाती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन इसको इंग्लिश में हम कहते हैं। ओके, तो आपके आंसर राइटिंग के लिए भी इसकी जो एक्सप्लेनेशन है काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 1 अक्टूबर से, कब से? 1 अक्टूबर से सिर्फ उन्हीं लोगों को बिजली बिल पर सब्सिडी मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे। किसने ये घोषणा की है? आपके ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। यानी कि उस मुख्यमंत्री का कहना है अगर कोई सब्सिडी नहीं लेना चाहता है तो उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी, अगर कोई वो लेना चाहता है तो उसको सब्सिडी मिलेगी। ऐसा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है ये कि बिजली के लेके? तो इसका राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि दिल्ली के, यानी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से श्री अरविंद केजरीवाल जी ने। केजरीवाल ने कैबिनेट बैठक से इसका फैसला लिया जो 2017 में और 16-17 से जो बिजली सब्सिडी इन्होंने क्या योजना शुरू की गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सब्सिडी योजना है उन्होंने कब शुरू की थी? तो 2016 और 17 से केजरीवाल ने शुरू की थी। इसमें दिल्ली वालों को खपत के आधार पर सब्सिडी मिलती है, यानी 200 यूनिट तक बिजली पूरी तरह से इनको मुफ्त दी जाती है। इस तरह से उपभोक्ताओं की संख्या करीब कितनी है? 30.39 लाख है।
वहीं 201 से 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम 800 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। ओके, तो ये इसके प्रश्न है। आपको पूछा जा सकता है, इसमें जो मेन पॉइंट है वो है कि जो बिजली सब्सिडी योजना है दिल्ली सरकार ने कब शुरू की, तो 2016 और 17 से इन्होंने इसको शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस साल किस महीने में भारत की जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया है? तो किस महीने में छुआ है? आपके ऑप्शन है अप्रैल 2022, मार्च 2022, फरवरी 2022 से जनवरी 2022। इन्होंने क्या 1.68 लाख करोड़ के आंकड़े को पार किया है, जो हमारी जीएसटी के लिए सबसे एक टॉप टारगेट है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि अप्रैल 2022 में हमारी जो जीएसटी है उसने 1.68 लाख करोड़ का सर्वकालिक जो स्तर को छू लिया है अप्रैल के महीने में। ओके, जिसको हम जीएसटी को माल एवं सेवा का गुड एंड जो इसका सर्विस टैक्स होते हैं उसके लिए। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है यानी वित्त मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी देते हुए कहा है कि यह आंकड़ा अनुपालन में सुधार से जीएसटी संग्रह का आंकड़ा बेहतर हुआ है। यह हमारी जो पिछला आंकड़ा था मार्च 2022 में कितना था, 1.42 लाख करोड़ था, जो करीब 25,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि इस बात से स्पष्ट है कि अनुपालन के स्तर में सुधार हुआ है, यानी कि लोगों में जो अवेयरनेस है जो टैक्स देने के प्रति वो काफ़ी जागरूक हुई है। और जो हमारा जो इससे जीएसटी को जो हमने इसके उच्च स्तर को क्रॉस किया वो कितना 25,000 करोड़, यानी मार्च के कंपेयर में अप्रैल में हमें ज़्यादा प्राप्त हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन, किस देश ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी की है? किसने की है? इंडिया नॉर्डिक समिट। आपके ऑप्शन है फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन या फ्रांस। यानी कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी यूरोप की ट्रिप पर निकले हैं, तो उन्होंने एक नॉर्डिक समिट किया है, इंडिया नॉर्डिक। तो आपको ये बताना है कि इंडिया नॉर्डिक जो समिट है किन दो देशों के मध्य हुआ है। पहला तो देश इंडिया है, दूसरा देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हुआ हमारा कौन है? डेनमार्क। जी हाँ, जो डेनमार्क भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डेनमार्क के कोपेनहेगन में दूसरे भारत जो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। उन्होंने इस शिखर सम्मेलन के दौरान डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ यूक्रेन की जो स्थिति है, क्योंकि यूक्रेन और यूएस का भी क्या वॉर चल रहा है, तो उन्होंने उसकी जो अभी प्रेजेंट स्थिति है उनसे समझौता किया। भारत डेनमार्क ने 9 समझौते किए। कितने आपसे पूछा जाता है तो इन्होंने कितने एग्रीमेंट किए? इन्होंने 9 एग्रीमेंट किए, जिनमें शिपिंग, ग्रीन शिपिंग में उत्कृष्टता केंद्र, प्रवासन और गतिशीलता, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आदि क्या है इनमें शामिल है। ओके, आपके आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होंगे इस तरह की एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन, आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सा देश सीट्स पर है, यानी टॉप पर है आईसीसी की T20 क्रिकेट रैंकिंग में? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया। तो ये काफ़ी प्राउड मूवमेंट है इंडिया वालों के लिए, क्योंकि आईसीसी T20 रैंकिंग में जो है इंडिया को इसमें कौन सी टॉप पोजीशन मिली है। ओके, तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर जय हिंद लिखें। ओके, तो इसकी डायन डिटेल में, यानी कि भारत की T20 नंबर 1 स्थान बना हुआ है। दूसरे नंबर पर कॉबेज इंग्लैंड पर बढ़त 1 की बजाय 5 अंक की हो गई है। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पीछे छोड़ दिया है, जो अब छठे स्थान पर है। इसी तरह से बांग्लादेश, श्रीलंका 10वें नंबर की टीम अफगानिस्तान से आगे निकल गई है। ओके, तो इसके लिए जो प्राउड मूवमेंट है वो है कि आईसीसी की T20 रैंकिंग में इंडिया की पोजीशन कौन सी है? नंबर 1 है, यानी फर्स्ट पोजीशन है। ओके, अगला क्वेश्चन, टाटा आईपीएल फाइनल 2022 की मेज़बानी निम्न में से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम करेगा? कौन सा क्रिकेट स्टेडियम करेगा टाटा आईपीएल फाइनल की 2022 की मेज़बानी? ऑप्शन ईडन गार्डन्स, वानखेड़े, अरुण जेटली स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा ए डी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो टाटा आईपीएल फाइनल 2022 की मेज़बानी करेगा। जानते डिटेल में, आईपीएल 2022 का जो फाइनल मैच 29 मई को खेला जाएगा। ये मैच भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर क्रमश 24 और 25 मई को ईडन गार्डन में खेले जाएंगे, जबकि आईपीएल क्वालिफाई जो होगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। एक और ख़ास बात, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मोटेरा स्टेडियम के नाम से जानते हैं।
ओके, और ये जो कि सबसे बड़ी स्टेडियम है वर्ल्ड में। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं, कौन है? ऑप्शन ए MS धोनी, विराट कोहली, डेविड वार्नर या रोहित शर्मा। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा अर्धशतक यानी कि 50 जो खिलाड़ी हैं वो कौन है? आपके ऑप्शन जो इसका राइट आंसर वो है हमारा डेविड वार्नर। जी हाँ, डेविड वार्नर ने सबसे ज़्यादा 50 लगाई हैं। जैसे कि जानेंगे इसको डिटेल में। अर्धशतक बनाने वाली डेविड वार्नर है। अब T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा अर्धशतक का जो खिताब वो भी डेविड वार्नर के नाम पे है। बता दें गेल के जो क्रिस गेल के रिटायरमेंट की ने ले लिया है, तो अब वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि क्रिस गेल जो कब से ताबड़तोड़ बल्लेबाज थे उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। वार्नर और गेल के बाद T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाने के मामले में तीसरे स्थान पर कौन है? हमारे विराट कोहली हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन। विराट कोहली ने अभी तक कुल 76 अर्धशतकीय पारियां खेली हैं, यानी कि 76 उनकी हाफ सेंचुरीज हैं। ओके, अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और किस देश के अपने समकक्षों के साथ एक द्विपक्षीय बैठकों की हैं? किस देश के साथ की हैं? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, फिनलैंड, रूस या ईराक। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो डेनमार्क के साथ की है, उन्होंने नॉर्वे के साथ भी की है, स्वीडन के साथ भी की है, आइसलैंड के साथ भी की है, और पांचों कौन सा देश है इसके साथ भी मीटिंग की है, लेकिन उसका नाम क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? इसका हमारा जो राइट आंसर वो है हमारा बी, वो कौन है? फिनलैंड। जी हाँ, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड के अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की हैं। 2+2 डायलॉग एक तरह से हुआ। बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों के बारे में चर्चा की गई है, यानी कि जो उनके और ज़्यादा उनको एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के लिए सहयोग करें, इस पर उन्होंने चर्चा की है। अपने जो विचार हैं उनका आदान प्रदान किया जाए। बैठक जो है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुआ है। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं SSC जैसे क्वेश्चन पेपर में कि डेनमार्क का कैपिटल क्या है, तो कोपेनहेगन है। और जो भारत और डेनमार्क के बीच जो बैठक हुई है उसको क्या नाम दिया गया है? वो है इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन मौके पर आयोजित की गई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी जो आपके कमेंट बॉक्स में आपको यदि कोई डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम 24 घंटे के अंदर आपको देंगे। और आप हमारी वीडियो को शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। एंड जय हिंद।